Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this video we are going to discuss the chapter 11 of economics, that is aggregate demand and related concepts. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. So let's get started with this video. With the first question being, what is aggregate demand? Aggregate demand को कैसे हम define करें? The word aggregate in the aggregate demand means total. Therefore, aggregate demand indicates a total demand of an economy. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जैसे डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी. डिमांड क्या होती है? डिमांड को हम डिफाइन करते हैं कि एक विलिंगनेस टू परचेज अ कमोडिटी, राइट? तो यहाँ पे इस डिमांड का मतलब भी वही है, बस यहाँ पे जो एडिशनल वर्ड यहाँ पे ऐड होता है वो क्या है? एग्रीगेट. और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल. तो देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा? टोटल डिमांड एक इकोनॉमी में. एग्रीगेट डिमांड रेफर टू टोटल डिमांड for finished goods and services in the economy over a specified period. जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होती है? उसकी विलिंगनेस टू परचेज अ कमोडिटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो यहाँ उस डिमांड का मतलब भी यही है, बस यहाँ पे टोटल डिमांड के बारे में बोला गया. यानी एग्रीगेट डिमांड यानी पूरी की पूरी एक कंट्री की डिमांड हो सकती है या पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक सेक्टर की डिमांड हो सकती है. उसी को हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सप्लाई को हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिकॉल करें तो क्या हमने पढ़ा था सप्लाई में कि एक प्रोड्यूसर की विलिंगनेस टू ऑफर प्रोडक्ट फॉर सेल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एक प्रोड्यूसर है जो अपना कमोडिटी को बेचना चाहता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी सप्लाई. अब यहाँ पे देखिए वापस से एग्रीगेट वर्ड यहाँ पे जुड़ जाता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड में जुड़ा था. इसका मतलब क्या होगा कि टोटल सप्लाई किसी भी इकोनॉमी या कंट्री की, उसी को हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई, व्हिच इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म कंपेयर्ड टू जस्ट ओनली सप्लाई. The money value of all the final goods and services that all the producers are willing to supply in a given time period in an economy, है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है? मनी वैल्यू, यानी कि वैल्यू यानी कि किस टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में. किसकी? सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो सारे के सारे प्रोड्यूसर, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन अ गिवन टाइम पीरियड, जो सप्लाई करने को तैयार है गिवन टाइम पीरियड में एक इकोनॉमी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई. ऑल्सो व्हेन वी एक्सप्रेस एग्रीगेट सप्लाई इन फिजिकल टर्म्स, और जब हम एग्रीगेट सप्लाई को अगर फिजिकल टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहें, देन इट इज एन इकोनॉमी टोटल आउटपुट, है ना? तो क्या है सप्लाई? यानी कि कोई प्रोड्यूसर जो है वो कितना गुड्स को ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, उसी को हम सप्लाई डिफाइन करते हैं. मैं बोल दूं कि इकोनॉमी टोटल प्रोड्यूसर जो है टोटल सप्लाई करने को जो तैयार है, अगर हम उसको फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्या बन जाएगा? देन इट इज एन इकोनॉमी टोटल आउटपुट, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का टोटल आउटपुट हो जाता है उसके कितने उसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है या फिर उस पीरियड के दौरान सप्लाई किया है, राइट? तो ये काफी एक ब्रॉडर टर्म बन जाता है और काफी हेल्पफुल है हमारे लिए इस चैप्टर में. नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल. अब जैसे इस चैप्टर में पता है हमें कि हम एग्रीगेट डिमांड जो है उसको टू सेक्टर मॉडल तक ही पढ़ते हैं. तो एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल में क्या बन जाएगा? The two sector model of aggregate demand focuses on only two components, यानी कि बस दो कंपोनेंट से फोकस करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, यानी कि हम एग्रीगेट डिमांड को इधर किस तरीके से डिफाइन करते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. टोटल कंजम्पशन जो एक इकोनॉमी में हुआ है और टोटल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड करके ही हम एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना? तो दो सेक्टर हम इंक्लूड करते हैं, एक हमारा हो जाएगा कंजम्पशन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट. इस तरीके से जो एग्रीगेट डिमांड है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते कितने हैं एक्चुअल में? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है. इवन दो आपको इस चैप्टर में से टू सेक्टर मॉडल ही लिमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्टर्स जो है उनके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए. तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर बेसिकली 4 सेक्टर्स आते हैं टोटल, जब हम कैलकुलेट करते हैं उसे. द एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज टिपिकली अ सम ऑफ 4 कंपोनेंट्स, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. ओके, तो 4 सेक्टर्स यहाँ पे आते हैं, जिसमें से 2 हम अभी इस चैप्टर में इंक्लूड करके पढ़ते हैं. पर जो 2 एडिशनल सेक्टर है जो आपको याद रखने होंगे वो होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? जो सरकार के द्वारा करे हुए खर्चे हैं, राइट? और नेट एक्सपोर्ट, यानी कि आपने टोटल कितने एक्सपोर्ट्स करें, वो भी उसकी नेट वैल्यू, यानी कि आप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, उस तरीके से नेट एक्सपोर्ट्स को एक्सप्रेस करेंगे.
नेक्स्ट आपका है व्हाई एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर वन एंड द सेम कंसेप्ट। तो आपने इस चैप्टर में देखा होगा कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम को साथ में कंबाइन करके रखा है ना। अब जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कुछ इस तरीके से लिखा होता है, एएस को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, स्लैश क्या होता है वाई, और यहाँ पे वाई क्या है, वाई आपका है नेशनल इनकम। तो बोला गया है कि क्यों एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम को सेम कंसेप्ट बोला गया है। The value of total output is distributed among the factor of production in the form of rent, wages, profit, and interest, and the sum of these factor income at domestic and national level is known as national income, right? तो जैसे मैंने बताया था अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करा था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, वो सप्लाई जो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो सप्लाई कर रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि अगर हम उसे फिजिकल टर्म से प्रेजेंट करें तो सप्लाई कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी की या कंट्री की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एक तो एग्रीगेट सप्लाई वो हो गया, और वहीं पे अगर हम नेशनल इनकम की अगर डेफिनेशन देखें तो उसके बारे में क्या होता है, टोटल आउटपुट। यहाँ पे भी नेशनल इनकम जो है टोटल आउटपुट की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट आती है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और इनका सबका सम करते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे, तो वो हमें क्या देता है, नेशनल इनकम। तो आप देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम जो दोनों की डेफिनेशन जो बात कर रही है वो एक ही बात है कि टोटल सम ऑफ आउटपुट इन द मनी वैल्यू, हेंस इट कैन बी सेड दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। तो इसका मतलब वही हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम जो है वो एक ही कंसेप्ट है, ठीक है। इसलिए आगे जाके जब भी हम चैप्टर में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम को एक ही चीज से रिफर करेंगे, या तो मैं उसको एग्रीगेट सप्लाई एएस लिखूंगा या फिर मैं उसको वाई लिखूंगा। वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, नेशनल इनकम। दीज बोथ आर दी वन एंड द सेम थिंग्स। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, है ना। तो आप देखें यहाँ पे पूछा गया कंपोनेंट्स क्या है एग्रीगेट सप्लाई के या फिर नेशनल इनकम के, क्या क्या इनके अंदर आता है। Most of the amount of national income is spent on the consumption of goods and services and the remaining amount is saved, which means that the income is either consumed or saved, ठीक है। तो आप इसको बहुत सिंपल कंसेप्ट समझ सकते हैं कि आपके पास कोई इनकम आई तो आप उस इनकम का मेजर बेसिकली ज्यादातर देखा है तो दो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसको खर्च करेंगे या तो उसको बचा लेंगे, राइट। मैं बोलूं कि आपके 100 रुपए आए तो आपने 100 रुपए में 60 रुपए खर्च कर दिए और 40 रुपए बचा लिए। तो अगर मैं इन 60 और 40 को ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे इससे आपकी इनकम पता चल जाएगी, राइट। मैं कह सकता हूँ कि मैंने कंजम्पशन को ऐड कर दिया जो कि 60 रुपए था, और 40 रुपए जो आपकी सेविंग थी, इन दोनों को ऐड करा और मुझे आपकी इनकम पता चल गई। तो यहाँ पे वही बोला गया कि क्या एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आता है या फिर नेशनल इनकम के अंदर क्या आता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम ज्यादातर क्या होता है, लोग उसको खर्च कर देते हैं, उसमें से कुछ इनकम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर रिमेनिंग अमाउंट को बचा लेते हैं। सेम वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, व्हिच मींस दैट द इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव, यानी कि इनकम या तो कंज्यूम करी जा सकती है या फिर सेव करी जा सकती है। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड। तो आप देखें कि इस पे फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेशनल इनकम यानी वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कि हम नेशनल इनकम को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और आप जानते हैं नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम कंसेप्ट है, तो हम बोल सकते हैं AS इज इक्वल टू C प्लस S। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, कंजम्पशन के बीच में और नेशनल इनकम के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज C इज इक्वल टू F ब्रैकेट Y। C क्या है, C कंजम्पशन है, F फंक्शनल रिलेशनशिप और Y आपकी नेशनल इनकम। इस कंजम्पशन फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं मेनली, APC और MPC। ये दोनों के दोनों जो है कंजम्पशन फंक्शन के पार्ट हैं, और इनको हम अभी आगे जाके और डीप में स्टडी करेंगे कि कैसे इनके क्या क्या अलग अलग इम्प्लीकेशंस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन जो है एक कंजम्पशन और नेशनल इनकम यानी कि C और Y के बीच का एक रिलेशनशिप है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। और आगे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज सेविंग फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में, है ना। तो इसमें भी आप देखें दो तरह के इसमें सेविंग फंक्शंस होते हैं, एक होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी APS, और दूसरा आपका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। It shows the saving of household during a given period of time at a given income level. In alternate terms, the saving function shows different saving levels at different income levels in the economy. तो यूजुअली क्या है, सेविंग्स किसकी वहां पे बताई जाती है, हाउस होल्ड्स की सेविंग बताया जाता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जब उनकी गिवन लेवल ऑफ इनकम हो।
इन ऑल्टरनेट टर्म्स द सेविंग फंक्शन शोज डिफरेंट सेविंग लेवल एट डिफरेंट इनकम लेवल्स है। तो सेविंग फंक्शन आपको क्या दर्शाता है, यहाँ पे अलग अलग सेविंग्स लेवल दिखाता है अलग अलग इनकम लेवल पे, और यहाँ पे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय S इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव ही बोलते हैं। यहाँ प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, आप कह सकते हैं एक तरह की हैबिट्स जो हाउस होल्ड होती हैं, इसलिए प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S इक्वल टू एफ ब्रैकेट वाई, जो कि यहाँ पे S आपका सेविंग है, F फंक्शनल रिलेशनशिप है, और किसके बीच में रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, Y के बीच में, यानी कि नेशनल इनकम, वेयर S इज इक्वल टू सेविंग, Y इक्वल टू नेशनल इनकम एंड F इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डिफाइन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंडिचर, एक खर्चा है जो यूजुअली हम कैपिटल एसेट्स पे करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिटर्न, कि हमें उससे कुछ रिटर्न मिले। तो इसको डिफाइन करें अगर, तो हम बोलेंगे द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू क्रिएट न्यू कैपिटल एसेट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो खर्चा जो हम करते हैं, इससे हम न्यू कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल एसेट्स हमें पता है हमें वो कुछ रिटर्न देते हैं। दीज कैपिटल एसेट्स इंक्लूड बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एसेट्रा। क्या क्या आता है इन कैपिटल एसेट्स में? बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एसेट्रा। द एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और इस एक्सपेंडिचर को, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी को ये ओवरऑल डेवलप करता है, इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड अंडर द टू हेड्स, है ना। तो दो तरीके आपको इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखने को मिलेंगे। एक आपका होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में बताऊं तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपका वो इन्वेस्टमेंट होता है जो किसी प्रॉफिट मोटिव से इन्फ्लुएंस्ड हो, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि आप जो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, विच इज इन्वेस्टमेंट इन इलास्टिक, अगर हम इसे डिफाइन करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सिचुएशन इन विच all of those people who are willing and able to work at an existing wage rate without any undue difficulty get work, है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पे वो सारे के सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने की इच्छा रखते हैं और जो काम कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे किसी भी अनड्यू डिफिकल्टी के बगैर, उनको काम मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। इन जनरल द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मींस दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, दैट इज एवरीवन गेट्स अ जॉब, है ना। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी में सब लोगों को रोजगार मिल जाता है ना, यानी कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, सबको एक जॉब मिल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने अदर चैप्टर को भी इसी सेम फॉर्मेट में कवर किया है, तो आप चैनल में जाके वो बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।